हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम बाय बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 11th से लेकर 17th जून के बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आए हैं, आपके एग्जामिनेशन से रिलेवेंट है, उन सभी को एनालाइज करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि रिसेंटली पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। उसके बाद हम देखेंगे द नेशनल धरोहर। उसके बाद कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने जारी किया है प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देन विल स्टडी अबाउट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कैनबिस। थाईलैंड ने कैनबिस को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, इसके बारे में भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। उसके बाद हम देखेंगे अग्निपथ स्कीम 2022, जो कि भी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है, इसलिए इसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। अग्निपथ स्कीम क्या है, क्या इश्यूज़ हैं, क्यों लोग इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा वेब 5.0, जो कि एक नया टेक्नोलॉजी या फिर नया इनोवेशन है। उसी तरीके से हमारा लास्ट टॉपिक है अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म। ये भी एक नया इनोवेशन है जो कि आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, राइट। So let's start the video, and before starting the topics I would like to insist you please like, share and subscribe बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल, ताकि आपको इसी तरीके से वीकली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम, करंट अफेयर्स और इसके साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और वीडियो आपको मिलते रहें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़ सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर पीआईबी के ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगा वो लगभग सारे न्यूज़पेपर्स में ही पब्लिश होता है, चाहे पीआईबी हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, लाइव मिंट हो, इट डजेंट मैटर। द इम्पॉर्टेंस इज़ दैट कि आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन से न्यूज़, कौन से अपडेट इंपॉर्टेंट है, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये इंडेक्स है क्या, क्या रैंकिंग मिली है, किन देशों, कौन से देश टॉप पे रहे हैं, कौन से देश बॉटम में रहे हैं, ये सभी कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ये हर दूसरे साल रिलीज़ किया जाता है, यानी कि ये एक बाइनियल इंडेक्स है और हर सेकेंड ईयर में पब्लिश किया जाता है। इस साल 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स भी हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो ये एक तरीके की ग्लोबल रेटिंग सिस्टम है। ग्लोबल रेटिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि पूरे दुनिया में लगभग कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के लगभग मैक्सिमम सारी कंट्रीज़ को एक रेटिंग दिया जाता है, एक रैंक प्रोवाइड किया जाता है सर्टेन एस्पेक्ट्स पर। अब ये क्योंकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। तो ये कौन से देश का कैसा एनवायरनमेंट हेल्थ है, उसके बेसिस पर ये इंडेक्स यानी कि ये रैंक्स प्रोवाइड करता है। अब ये सपोर्ट कहाँ करता है, ये हेल्प कहाँ करता है, तो ये बहुत सारे इश्यूज़ को गोल्स डिफाइन करने में, ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सब को समझने में कंट्रीज़ को हेल्प करता है। उसी के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ अपने पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट पे काम कर सकते हैं, ताकि आगे उनके रैंक इंप्रूव हो सके और अल्टीमेटली पूरे प्लैनेट को हेल्पफुल मिल सके। ताकि आजकल हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की रैंक्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रैंक देखें, टॉप परफॉर्मर देखें, तो डेनमार्क टॉप पर रहा है, यूके सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे, माल्टा फोर्थ पे, स्वीडन फिफ्थ पर। यानी कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे यूरोपियन कंट्रीज़ जितनी हैं वो टॉप पे अक्सर स्कोर करती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। हम बॉटम परफॉर्मर्स की बात करें तो इंडिया सबसे बॉटम पे रहा। जैसा कि मैंने बताया, ये 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है इस साल, जिसमें इंडिया सबसे बॉटम, सबसे लास्ट रहा। उसके बाद म्यांमार, देन वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गयाना, ये सारी कंट्रीज़ बॉटम परफॉर्मर रही है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कोर और 10 ईयर चेंज, ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, तो ये करंट स्कोर बताया गया है 77.90 और 10 साल पहले का स्कोर जो डेनमार्क का रहा है वो है 14.90। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल में कितना चेंज मिला है। और ये जो स्कोर है वो 0 से 100 के स्केल के बीच में मिलता है। ये आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्कोर प्रोवाइड किए जाते हैं, कैसे ये मार्किंग होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 साल का क्या चेंजेस रहा है वो यहाँ पर डिटरमाइन किया जा रहा है। तो लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने इम्प्रूव ही किया है। ऐसा नहीं है कि अगर हम पास से उस कंट्री को कंपेयर करते हैं तो वो लगभग इम्प्रूव ही होते हैं सारे कंट्रीज़, राइट।
आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अगर नेबरहुड की बात करें कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, तो इंडिया से तो बेहतर ही रहेगा क्योंकि इंडिया का जो पोजीशन है वो सबसे लास्ट में है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे कंट्रीज़ आसपास ही हैं। जैसे बांग्लादेश का रैंक 177 है, पाकिस्तान 176 है, नेपाल का 162 है, चाइना का 160 है, श्रीलंका का 132 है। हाँ, अफगानिस्तान का थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है 81, मतलब कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इसका बेटर रहा है बाकी सबके नेबरिंग कंट्रीज़ के। हम कुछ की इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिया का इन की इंडिकेटर्स पे क्या रैंक रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी के मामले में इंडिया 179 रैंक है, प्रोटेक्टेड एरिया में 177 है, स्पीशीज़ परफॉर्मेंस इंडेक्स पे 175 है। तो ये सारे रैंक्स हैं अलग अलग इंडिकेटर्स पे, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। तो ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है कि सिर्फ किसी एक पैरामीटर पे रैंकिंग करती है, नहीं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पर ये एग्रीगेट करके रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट। अब हम फ्रेमवर्क की बात करें, जैसा कि मैंने बताया क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के लिए कुल 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, मतलब कि इन इंडिकेटर्स के हेल्प से स्कोरिंग की जाती है। और इन 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर को 11 इश्यूज़ कैटेगरी में फिर से क्लासीफाई किया जाता है, और फिर इन 11 कैटेगरीज़ को फिर 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में क्लासीफाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। तो आप देख सकते हैं मेजर 3 जो ऑब्जेक्टिव पॉलिसी है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल हेल्थ और इकोसिस्टम वाइटैलिटी, ये 3 मेजर हेड्स हैं। इनको फिर से 11 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है और फिर इन 11th को 40 परफॉर्मेंस इंडेक्सेस में क्लासीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मेजर रोल है इकोसिस्टम वाइटैलिटी। इकोसिस्टम वाइटैलिटी मतलब कि कैसा सॉइल है, कैसे प्लांट्स हैं वहाँ पर, क्या बायोडाइवर्सिटी है, ये सब इसके अंडर में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इकोसिस्टम वाइटैलिटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट, इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज, एसिड रेन, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, ये सब एस्पेक्ट्स आते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ में हम देखें तो एयर क्वालिटी, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब आ जाते हैं। और वहीं क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये पूरी तरीके से क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की ओर रिप्रेजेंट करता है, जो कि 38% है, जो कि एक मेजर सेगमेंट है यहाँ पर, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के बारे में आप जानते ही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जो वेदर्स होते थे वो भी अपना टाइम जोन शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे पहले अगर हम अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में यहाँ पर अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्लाइमेट्स होते हैं ऑल दो, लेकिन अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, या फिर आप नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर लें, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है वो शिफ्ट हो रहा है। यानी कि पहले मान लीजिए अगर मार्च तक ठंडी होती थी, तो अब क्या हो रहा है, मार्च से ही गर्मी शुरू हो जा रही है, मतलब कि जो टाइम जोन है वो शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 3 ऑब्जेक्टिव जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, एनवायरमेंट, हेल्थ, इकोसिस्टम वाइटैलिटी है। मैं ये भी बता चुका हूँ कि जो ये स्केलिंग है या फिर जो स्कोरिंग होती है 0 से 100 के बीच में स्कोर्स होते हैं और उसी के बेसिस पर रैंकिंग की जाती है। मान लीजिए 10 कंट्री है, किसी का स्कोर 80 है, किसी का 70 है, किसी का 65 है, तो जैसा मार्क्स रखे, जैसे स्कूल में आप मार्क्स पाते हैं और आपको पोजीशंस मिलता है कि आप किस क्लास में, आप बचपन में स्कूल जाते थे तो स्कूल में आपको पोजीशन मिलता था, क्लास में आप किस पोजीशन पे हैं, तो वो आपके मार्क्स से बेसिस पे होता था। सिमिलरली यहाँ पर 0 से 100 का स्केल है, इनमें मार्क्स डिसाइड हो जाता है, इन मार्क्स से बेसिस पे ही रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। हम बात करें लास्ट इंडेक्स की, तो लास्ट टाइम 2020 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर मैंने बताया कि हर 2 साल में पब्लिश होता है, तो लास्ट 2020 में हुआ था, करेंटली 2022 में हुआ है। तो लास्ट टाइम इंडिया का रैंक 168 था विथ 27.6 मार्क्स, या फिर स्कोर कह सकते हैं। इस साल ये डिटेरियोरेट हुआ है, मतलब कि और परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है और रैंक जो है 180th हो गया है, सबसे लास्ट पहुँच गया है, और स्कोर भी आप देख सकते हैं 18.9 ही मिला है, ठीक है। तो ये इस साल का स्कोर है। अब हम बात करें सिग्निफिकेंस का, तो इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इस इंडेक्स के बाद क्या क्या सपोर्ट मिलता है, क्या क्या हेल्प मिलता है। तो सीधी बात है कि हमें ये समझने में हेल्प करता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं किसी भी देश के, वहाँ का गवर्नेंस जो है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट और रेगुलेटरी क्वालिटी जो है, ये सब कैसे किसी भी कंट्री के सस्टेनेबिलिटी को हेल्प करते हैं, कैसे बूस्ट करते हैं, ये यहाँ से हमको समझ में आता है। अब हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानते हैं। सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा मतलब होता है कि हम अभी की जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से यूज़ करें ताकि ये रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रह जाए, राइट। तो ये हमें समझने की हेल्प करता है, कैसे हमें हमारी जो रिसोर्सेज हैं कैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा डिसीजन मेकर्स को ये सपोर्ट करता है कि पॉलिसीज़ कैसे बनाए जाएँ, ऐसे कैसे पॉलिसीज़ बनाए जाएँ ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो सके। ये सब भी चीज़ें इस इंडेक्स का हमें बहुत इजीली पता चलता है। और फिर कैसे एनवायरनमेंट को मैनेज किया जाए, क्या जैसे प्लांटेशन किया जाए, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं वो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये रहा इसका सिग्निफिकेंस।
अब हम देखेंगे इंडिया के क्या कंसर्न है। इंडिया ने कुछ कंसर्न रेस किए हैं इस बार के इंडेक्स के, क्योंकि इंडिया का रैंक लास्ट रहा है 180th। अब इंडिया ने क्या रीज़न दिया है या फिर क्या कंसर्न रेस किया है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया ने बताया कि ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है, पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन है, ये इंडिया में कम हुआ है। ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है, लेकिन ऐसे स्टैटिस्टिक का जो वेटेज है बहुत ही कम रखा गया है। अब देखिए, मान लीजिए 10 पॉइंट है, अब 10 पॉइंट में अगर सबका वेटेज बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका वेटेज मान लीजिए इसका 3 नंबर है, इसका 1 नंबर है, इसका 0.5 नंबर है। तो ऐसे क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के, अलग अलग पैरामीटर्स के पॉइंट्स होते हैं। तो जिनमें इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है उनके पॉइंट्स कम रखे गए हैं, या तो फिर उनको कंसिडर ही नहीं किए गए हैं, इसीलिए इंडिया का रैंक लो आया है। ऐसा इंडिया ने कंसर्न रेज़ किया गया, राइट। यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या कंसर्न रेज़ किया गया, ये सही है गलत है, ये हमारा काम नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट रेज़ किया है। सो वी जस्ट हैव टू नो व्हाट आर द कंसर्न विच आर रेज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद बताया गया है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट और वेटलैंड है ये बहुत ही अच्छा कार्बन सिंक का काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है, सिंक का सीधे से मतलब है जो वेस्ट मटेरियल अब्जॉर्व करके एक जगह फोकस कर देता है। तो अगर पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो रहा है वो उसको अब्जॉर्व करते हैं। तो इसको भी कंसिडर नहीं किया गया है, जिसके वजह से इंडिया के रैंक पर इफेक्ट पड़ा है, राइट। और जैसा कि मैंने बताया, कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया गया है, लेकिन उनके जो वो मार्क्स हैं, या फिर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, उसको बहुत ही कम कंसिडर किया गया है, उसका वेटेज जो है वो बहुत ही कम किया गया है, ठीक है। इसी की वजह से इंडिया का रैंक कम आया है, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। ये आपके GS पेपर 2 और 3 का हिस्सा है, ठीक है। एनवायरमेंट और इंटरनेशनल कुछ रिलेशंस होते हैं, उसका एक हिस्सा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये है क्या। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। तो हाल ही में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने 9th एडिशन यहाँ पर लॉन्च हुआ था। लॉन्च क्या हुआ था, एक तरीके की मीटिंग है। तो ये 9th एडिशन का मीटिंग ऑर्गेनाइज़ हुआ था। कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ होता है, ये स्वीडन में ऑर्गेनाइज़ होता है। क्यों होता है वो सब भी हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। अब यहाँ पर ये जो मीटिंग होता है ये ग्लोबल रिव्यू देता है कंट्रीज़ को, कैसे अनइवन लेबर मार्केट रिकवरी को मैनेज किया जाए। ये इस साल का थीम रहा है एक तरीके से। अब हमने देखा कोविड के वजह से, फिर रशिया यूक्रेन वॉर, अब बहुत सारे क्राइसिस हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, उसके वजह से जो लेबर मार्केट है वो डिस्टर्ब हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उनको कैसे रिकवर किया जाए उसके लिए इस बार की मीटिंग हेल्ड हुई थी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या मीटिंग में डिस्कशन हुआ वो सब के बारे में जानेंगे। तो इस साल का थीम है टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रोमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। ये इस साल का थीम रहा है, ठीक। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये मीटिंग्स कैसे होती हैं, कब होती हैं, उसके बाद हम जानेंगे मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है इनको, लेबर्स को। कैसे, एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। यानी कि इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि देखिए पूरे दुनिया में लेबर्स काम करते हैं, लेकिन अब हर जगह का पे, हर जगह का सब कुछ बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि डेवलप कंट्री में ज़्यादा मिलता है, कम डेवलपिंग कंट्री में कम पैसे मिलते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया में मिनिमम वेजेस प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए महीने में 15,000 एक मिनिमम वेज अलॉट कर दिया गया। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लेबरर है, कोई भी वर्कर है, उसको 15,000 से कम रुपए नहीं मिलने चाहिए। अगर मिलता है तो वो लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो ILO है ये 187 मेंबर्स हैं इसमें, मतलब 187 स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ इसमें मेंबर्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है वहाँ पर है। और ILO की मीटिंग हर साल जून के महीने में स्विट्ज़रलैंड में हेल्ड होता है। अब ये मीटिंग हर साल ऑर्गेनाइज होती है। इस मीटिंग में कौन कौन लोग जाते हैं, यानी कि इस मीटिंग के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ILO इज़ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ 187 स्टेट्स और कंट्रीज़। तो इन 187 स्टेट्स या फिर कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आते हैं। डेलीगेट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ये एक्चुअली इन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इन डेलीगेट्स में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इनमें 2 गवर्नमेंट डेलीगेट्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बाकी एक एम्प्लॉयर डेलीगेट होता है। एम्प्लॉयर डेलीगेट मतलब कि जैसे रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, बड़े बड़े कंपनीज़ होते हैं, तो उनमें से कोई उनको एक रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डेलीगेट आएगा। एक डेलीगेट आता है वर्कर क्लास का, यानी कि जो वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उनके साथ में एक एडवाइज़र आते हैं, ठीक है। तो ये डेलीगेट हर स्टेट से, हर कंट्री से यहाँ पर आते हैं, और हर डेलीगेट के पास इक्वल राइट्स होता है। मान लीजिए किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है
और वोटिंग हो रहा है, तो हर डेलीगेट्स के पास अपना इक्वल राइट होगा सबको वोट करने का। और ज़रूरी नहीं है किसी भी एक कंट्री का जो डेलीगेट्स होंगे, मान लीजिए 2 गवर्नमेंट डेलीगेट्स हो गए, एम्प्लॉयर हो गया, एक वर्कर डेलीगेट हो गया, तो उस कंट्री को सपोर्ट में रहेंगे, ऐसा नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देमसेल्फ, वो चाहें तो फॉर में वोट करें या फिर अगेंस्ट में वोट करें, कोई कंपल्शन नहीं होता है कि वो अपने कंट्री को सपोर्ट ही करेंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन देम, ये इंडिविजुअल वोटिंग राइट वहाँ पर दी जाती है। ओके, अब हम देखेंगे इस साल के मीटिंग में क्या हुआ। तो इस साल के मीटिंग में बताया गया और जो आउटकम निकला वहाँ पर ये बताया गया कि जो वर्क क्राइसिस है, जो भी इनइक्वलिटीज़ बिटवीन द वर्किंग आवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वर्किंग आवर्स क्यों घट रहे हैं देश में। हमने देखा कोविड रहा, अभी यहाँ पर हाल फिलहाल में रशियन यूक्रेन का वॉर चला, फिर फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भी इशू था। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो काम होना था, जो प्रोडक्टिविटी होना था, वो रिड्यूस होता जा रहा है। क्यों रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हैं, लोग यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयबिलिटी कम हो रही है। अब जब जॉब ही नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं रहेगा, तो वर्किंग आवर ऑटोमेटिकली रिड्यूस होंगे। अब ये वर्किंग आवर रिड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, अनइक्वलिटी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि वीमेंस और मेल्स और फीमेल्स के बीच में जो अनइक्वलिटी ऑफ वर्किंग था, वो पहले के कंपैरिजन में अब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस बार के मीटिंग का यही एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी डिस्कस किया गया कि क्या एक्शन लेने चाहिए ये हमारे गैप को, जो वर्किंग गैप था, इनइक्वलिटीज़ था, इसको कम करने के लिए, और जो वर्किंग आवर्स कम हुए हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके सैलरी में भी, उनके वेजेस में भी प्रॉब्लम आई है, उसके रिकवरी के लिए भी यहाँ पर डिस्कशन किए गए थे। अब हम बात करें अगर हाईलाइट्स की, मतलब कि क्या क्या यहाँ पर पाया गया, तो 2021 से लेकर 2022 तक जो वर्किंग आवर्स हैं वो 3.8% तक रिड्यूस हो गया है। ठीक है, अब इसका रीज़न मैंने पहले बता दिया है, लॉकडाउन, अभी चाइना में फिर से भी लॉकडाउन लगा है, या रशिया यूक्रेन में वॉर्स हुए हैं, फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो इन सब कारणों से जो वर्किंग आवर्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हैं। अब हम ये रिपोर्ट की मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो वर्किंग आवर्स कम हुए हैं, ये अभी शुरू से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके के इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, या फिर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें जो कि अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो उनमें जो जेंडर गैप का वर्क आवर है वो भी इंक्रीज़ हुआ है या फिर ख़राब हुआ है। मान लीजिए पहले मेल्स और फीमेल्स, 2 जेंडर होते हैं, जनरली होते थर्ड जेंडर भी हैं, लेकिन मेजर मेन स्ट्रीम में यही काम कर रहे हैं। तो अगर मेल्स डेली 8 घंटे काम कर रहे हैं, वहीं फीमेल्स अगर 7 घंटे काम कर रही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले 1 घंटे का गैप था। अब ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे ये गैप बढ़ रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि नंबर ऑफ़ मेल्स जो काम करने वाले थे वो बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ़ फीमेल्स नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उसके साथ साथ ही इनके वर्किंग आवर्स ऑलरेडी कम थे, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जो जॉब होते थे, अभी क्या हो रहे हैं, जॉब में डिडक्शन हो रहे हैं, क्योंकि कंपनीज चल नहीं रही हैं, कंपनीज बंद पड़ी हैं, बहुत सारे कोविड की वजह से अफेक्टेड कंपनीज़ हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से कंपनी बंद है, जिसके वजह से वर्किंग आवर रिड्यूस हुआ है। अब वर्किंग आवर रिड्यूस होने का सीधा तो मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ का जो रेवेन्यू जनरेशन था, या फिर रेवेन्यू यहाँ पर गलत हो जाएगा, जो सैलरी था वो उनको उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही, क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा रिलेशन ये आ रहा है कि उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में पहले से ही जो वुमेन्स का वर्किंग आवर्स था कम था, और अभी क्या हो रहा है, मेल्स का भी वर्किंग आवर कम होता जा रहा है। तो ये जो इसके वजह से जो ओवरऑल वर्किंग आवर्स था या परफॉर्मेंस था कंट्री का, वो वहाँ पर इम्पैक्ट किया हो रहा है। तो ये इस रिपोर्ट का फाइंडिंग रहा है इंडिया के लिए, और बाकी सब कंट्रीज़ के लिए भी लगभग यही सिमिलर फाइंडिंग रहा है। दूसरे मेजर फाइंडिंग्स की बात करें तो डाइवर्जेंस बिटवीन रिचर एंड पुअर इकोनॉमीज़, तो जो रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन पुअर इकोनॉमीज़, जो पुअर कंट्रीज़ थी, वहाँ पर प्रॉब्लम अभी भी जारी है। वर्क प्लेस क्लोजर कॉन्टिन्यूज टू ट्रेंड डाउनवर्ड्स। अब फिर से वही कोविड के देखिए फिर से केसेस राइज हो रहे हैं। तो कोविड में तो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, और बाकी जो दूसरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट, जो इनफॉर्मल सेक्टर था, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे जो ठेला लगाते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, उन सबको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और इन सब कारणों की वजह से जो वर्क प्लेस का जो क्लोजर था वो अभी भी बंद ही रह रहे हैं, बहुत सारे कम ऑफिसेज ही खुल पा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट रिकवरी जो ट्रेंड था वो भी अभी डाइवर्ज हो रहा है, मतलब पूरी तरीके से ये रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जॉब गया है, सबको जॉब नहीं मिल पा रहा है, इवन कंपनीज़ भी प्रॉब्लम में है इस समय। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेबर्स का इनकम है वो भी अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और देखा जाए तो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर था सबसे बुरी तरीके से हिट हुआ था, स्पेशली वुमेन्स की बात करें। लेकिन अगर रिबाउंड किसी ने किया है तो इसी सेक्टर ने, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, ये बहुत जल्दी रिबाउंड किया है कंपेयर टू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के। यानी कि अगर हम कोविड सेशन की बात करें तो कोविड टाइम में अगर जो ठेले वाले थे, सब्ज़ी वाले थे, आइसक्रीम वाले थे, या जो भी वेंडर्स थे,
उनका सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि उनको अलाउड नहीं किया जा रहा था अपना बिजनेस करने के लिए। लेकिन अभी क्योंकि कंडीशन थोड़ी इंप्रूव हुई है, तो इनका जो बाउंस बैक आया है या फिर रिकवरी आया है वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा तेज़ और बेहतरीन आया है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अगला न्यूज़ पे हम आते हैं धरोहर। धरोहर ये आपका जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट में आता है। अब ये है क्या, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने धरोहर को इनॉग्रेट किया है। धरोहर क्या है, ये एक तरीके का नेशनल म्यूज़ियम है कस्टम और जीएसटी का। और कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, ये गोवा में इनॉग्रेट हुआ है। तो देखिए प्लेस यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। और ये धरोहर क्या है, एक नेशनल म्यूज़ियम है, किसका है, कस्टम एंड जीएसटी का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनॉग्रेशन का एक इमेज दिखाया गया आपको। अब धरोहर क्या है, मैं बता चुका हूँ, इट्स नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड जीएसटी। अब इसको ब्लू बिल्डिंग कहा जाता है, जो कि मंदोवी रिवर पे सिचुएटेड है। ब्लू बिल्डिंग क्यों कहा जाता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए पिक्चर, यहाँ पर इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ब्लू पेंट किया गया है और ये रिवर मंडोवी के रिवर के किनारे सिचुएटेड है और इसको ब्लू बिल्डिंग कहा जाता है। और इसका पहला का नाम था एल्फेंडेगा इसका पहला का नाम था और ये पोर्टुगीज रूल के समय में बना था। और इसके एज की बात करें तो ये बिल्डिंग लगभग 400 साल से ज़्यादा पुराना बिल्डिंग है, ठीक है। तो इसी बिल्डिंग में अब नेशनल म्यूज़ियम ओपन कर दिया गया है, किसका, कस्टम एंड जीएसटी का। तो अब इस म्यूज़ियम में है क्या क्या और क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअली क्यों लॉन्च किया गया, पहले हम वो जान लेते हैं। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस म्यूज़ियम को लॉन्च करने के लिए। तो ये लोगों को अवेयर कराना इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। टैक्सेस के बारे में, हमारे टैक्सेस की हिस्ट्री के बारे में, मतलब कि पहले कैसे टैक्सेस लिए जाते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ रेवेन्यू जनरेशन का, और जो कस्टम और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट है उसका अचीवमेंट क्या रहा है। जैसे टैक्स डिपार्टमेंट का टास्क क्या है, वो पब्लिक से टैक्स या फिर रेवेन्यू, उनके लिए एक तरीके से रेवेन्यू है टैक्स, उसको कैसे वो लेते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उनको कैसे अपना सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में अवेयर कराने के लिए इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल म्यूज़ियम का, ठीक है। और लोगों को जो टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया जाए ताकि वो अपना टैक्स टाइम पे भरें, इन सब चीज़ों के लिए भी इसका एक उद्घाटन किया गया, इसीलिए एक म्यूज़ियम बनाया गया है, ठीक है। और सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, सिटीजन को असिस्ट किया जाए, कैसे काम करती हैं एजेंसीज़, इन सब की वजह से ये नेशनल म्यूज़ियम वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अब हम बात करें म्यूज़ियम में क्या क्या दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर 8 गैलरीज़ हैं। अलग अलग गैलरीज़ में अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसा कि पहला एक इंट्रोडक्शन गैलरी है, अगला गैलरी है हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन गैलरी। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कैसे राजा महाराजा के समय में या फिर पहले एंशिएंट इंडिया में या फिर एंशिएंट गलत हो गया, मिडावल इंडिया में, जब राजा महाराजा जब भी पॉलिटिक्स है, जब भी हमारा स्टेट फॉर्म हुआ था, उस समय टैक्सेशन कैसे लिया जाता है। उसका गार्जियन ऑफ इकोनॉमिक फ्रंटियर गैलरी, गार्जियन ऑफ आर्ट एंड हेरिटेज, फ्लोरा फौना, सोशल वेलबींग, इनडायरेक्ट सॉल्ट टैक्स, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर शोज़ की गई है। लास्ट में हमारा जीएसटी गैलरी आता है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोविज़न है जीएसटी हमारे देश में लाया गया है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है, राइट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है ताकि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो भी होते थे उनको रोका जा सके। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे देखते हैं जो कि दिखा कुछ और रहे हैं, सेल कुछ और कर रहे हैं, तो एक तरीके से ये पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं ताकि पब्लिक अवेयर रह सके। ये आपका जीएस पेपर 2 का पार्ट है, राइट। अब हम देखेंगे न्यूज़ में क्यों है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में किसने, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस का नाम क्या है, गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022। ये नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट है ये देख लीजिए, किसने पब्लिश किया है, किसने लॉन्च किया है, ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। और इसने क्या कहा है, इस डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है वो लॉज को या जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको वायलेट करते हैं, इसलिए रेगुलेशन लाना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर गाइडलाइंस के कुछ की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये प्रोहिबिट करता है ऐसे एडवर्टाइजमेंट को मार्केटाइज करने के लिए या दिखाने के लिए जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि अनरियलिस्टिक होता कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं और बहुत ही ओरिजिनल नहीं होता है। मान लीजिए कुछ कोई हेल्थ ड्रिंक है तो उसको आपको दिखाएंगे कि आप हेल्थ ड्रिंक पीने से तुरंत बड़े हो जाएंगे या फिर हाइट बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होता है। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर रोक लगाया गया है। एग्जांपल्स के लिए जैसे आप देख लीजिए इंपीरियल ब्लू, मेन विल बी वेन। अब यहाँ पर सुपरहिट म्यूज़िक सीडीज़, यहाँ पर ये सेल करने की क्या कोशिश करते हैं, एक ये वाइन या फिर विस्की जो भी कह लीजिए वो सेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐड में क्या दिखाते हैं, ये म्यूज़िक एंड सीडीज़ दिखाते हैं। लेकिन इनका मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इंडिया में
किसी भी तरीके के अल्कोहल का या फिर जो भी नशीली पदार्थ है उनके एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करने के लिए रोक लगा है, इसलिए ऐसा करते हैं। अगला ऐड जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर जुबा केसरी, हमारे जो मेजर मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं ये सब भी कर रहे हैं, तो ये इस तरीके का ऐड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर ये देखिए रजनीगंधा, ये भी कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। अब ये सब कैसे ऐड्स हैं? यहाँ पर आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब है क्या, रजनीगंधा तो पान मसाला है, लेकिन यहाँ पर क्या और कुछ दिखाया जाता है, आपको एकदम हाई क्लास चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आप ये खाने से एकदम हाई क्लास कर लेंगे। इसी तरीके से डिओड्रेंट का ऐड दिखाते हैं, आप देखते हैं डिओड्रेंट लगाते ही चारों तरफ से लड़कियाँ पकड़ लेती हैं तो ऐसा एक्चुअल में तो होता नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट उनका क्या होता है, लोग उसमें गुमराह होकर कभी कभी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो ये कंज्यूमर के राइट्स को जो है वायलेट कर रहा है, इसीलिए इन गाइडलाइंस को लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगले के हमारे जो की लाइट्स हैं, तो ऐसे किसी भी न्यूट्रिशन बेनिफिट जो भी साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज नहीं किए जाए हैं, ऐसे चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए डेटॉल है या फिर कोई भी टूथपेस्ट है, 99.99% जर्म्स को मारे। अगर ये साइंटिफिकली अगर नहीं प्रूव किया जाएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये है कि नहीं है, लेकिन अगर ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट में इन लोग नहीं दिखा पाएंगे कि 99.99 या कुछ भी नंबर्स जो भी होते हैं, किसी भी तरीके का एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी पे इनको दिखाना पनिशेबल होगा। उसके अलावा कोई भी चिल्ड्रन रिलेटेड प्रोडक्ट हो, उसमें जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं फील्ड के, म्यूज़िक के, सिनेमा को, वो हेल्थ वार्निंग के बिना मतलब कि वो परचेज़ नहीं कर सकेंगे, और उनको हेल्थ वार्निंग वहाँ पर अगर कुछ ऐसा है हेल्थ से रिलेटेड तो उनको दिखाना पड़ेगा। जैसे ऐसे एड्स की बात करें तो मान लीजिए बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, पहले सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते थे, अब विराट कोहली, ये सब फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, बच्चे इनको फॉलो करते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट अगर बच्चों के लिए कोई भी नुकसानदायक है या फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है तो इनके इन्फ्लुएंस में आके बच्चे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर भी रोक लगाया जाएगा। कुरकुरे देख लीजिए, बहुत सारे फेमस एक्टर्स हैं यहाँ पर एडवर्टाइज करते हैं, तो इन सब पर भी, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर, आई एम नॉट सेइंग दैट दीज एड्स विल बी ब्लॉक और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन या फिर बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो अगर हेल्दी नहीं है या कुछ नहीं है तो उसमें एक्टर्स या फेमस पर्सनैलिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरे ये हमारा की पॉइंट है गाइडलाइंस का, और कुछ इसमें वो भी है, प्रोविज़न है पेनल्टी का। अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं होते हैं तो 10 लाख तक पेनल्टी लगाया जा सकता है उन पर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और अगर ये कॉन्टीन्यूअस होता है, मतलब कि 10 लाख फ़ाइन लगाने के बाद भी अगर लगातार वो एड्स दिखाए जा रहे हैं, तब ये फ़ाइन 50 लाख तक बढ़ाया जाएगा। अब ये गाइडलाइंस है किसके लिए, तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए भी है। और जो एडवर्टाइजिंग करा रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं एडवर्टाइजमेंट कराता हूँ, तो मेरे लिए भी ये गाइडलाइन है, ठीक है। तो ये सारी नए गाइडलाइंस जो भी लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में ये था। अब हम बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, वो क्या हैं, जैसे राइट ऑफ कंफर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, मतलब कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उनके पास ये राइट्स होनी चाहिए। राइट टू चूज़ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि टीवी में कुछ भी दिखा के इन्फ्लुएंस करके दे दी जाए। और यही देखिए यहाँ पर जो कस्टमर है वो चूज़ तो करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस में आके चूज़ करता है, तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर न चूज़ करे, वो उसका एक एक्चुअल राइट होगा। राइट टू रिसीव ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें मान लीजिए कोई आप एडिबल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंशन होने चाहिए, ये उसका राइट होता है, ये कंज्यूमर का राइट है। राइट टू बी कंप्लेन एंड बी हर्ड, अब कोई भी इशू अगर आता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, मान लीजिए कोई एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट पकड़ा दिया कस्टमर को, तो उनके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकें। राइट टू एडवोकेसी सेटलमेंट, राइट टू इन्फॉर्म अबाउट योर राइट्स, राइट टू बी सर्व्ड, ये सारे राइट्स हैं एक कंज्यूमर के, बेसिक राइट्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं, बट वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दैट। हमारा अगला टॉपिक है, थाईलैंड बिकम्स द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डीक्रिमिनलाइज कैनबीज। कैनबीज क्या है, गांजा, गांजा आपने सुना होगा, वही कैनबीज है। कैनबीज के प्लांट से गांजा बनता है। गांजा तो सिर्फ एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की यूज़ होता है, कैनबीज का यूज़ मेडिसिनल पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर न्यूज़ में क्या है, तो थाईलैंड ने कल्टिवेटिंग एंड प्रोसेसिंग मैरिजुआना को लीगलाइज़ किया है, लेकिन इसका उपयोग रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए नहीं किया जाएगा। अभी भी जैसे स्मोकिंग करते हैं, गांजा का स्मोकिंग करते हैं लोग, तो अभी भी ये चीज़ वहाँ पर लीगल नहीं है। तो यहाँ पर एक फैक्ट जानना आपको ज़रूरी है कि ये पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया है, राइट। अब हम देखते हैं मैरिजुआना क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या लीगलाइज़ क्या किया गया है, कैसे किया गया है। तो मैरिजुआना जो होता है एक साइको एक्टिव ड्रग होता है। कहाँ से बनता है, ये कैनबीस प्लांट से बनता है। कैनबी प्लांट का नाम है और जो ड्रग का नाम है वो मैरिजुआना है। अब ये बहुत तरीके के पर्पस में लाया जाता है, जैसे मेडिकल यूज़ में लाया जाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, गांजा फूकते हैं लोग, उसके काम में आता है, और रिलीजियस पर्पस में भी इसको यूज़ में लाया जाता है। अब इसको स्मोकिंग में बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है, वेपराइज़र,
खाने में यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो इफेक्ट होता है वो मेंटल और फिजिकली दोनों तरीके से इफेक्ट करता है। मेंटली कैसे इफेक्ट करता है, अब जैसे कोई कंज्यूम कर रहा है कैनबिस या फिर मैरिजुआना या फिर गांजा, तो वो हाई या फिर नशे में अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करेगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगी, मुंह बार बार सूखेगा, भूख ज़्यादा लगेगा, तो बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पर आती हैं, ठीक है। और इसका यूज़ मेडिकल पर्पस में यूज़ होता है इसी की वजह से। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने बताया कि थाईलैंड ने इसको लीगलाइज़ किया है, उसका मेन रीज़न है कि एक बहुत ही बड़ा हेल्थ ट्रीटमेंट का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जहाँ कैनबिस के डेरिवेटिव यानी कैनबिस प्लांट से जो भी निकलता है उसका यूज़ करके बहुत सारे मेडिसिनल ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो उसके वजह से ये बहुत बड़ा एक इकॉनमी, बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है, और इसके हेल्प से जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है। इसी वजह से थाईलैंड के गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज़ किया है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के लिए, मेडिकल यूज़ के लिए, ना कि उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की यूज़ करना है। मतलब अभी भी अगर कोई उसको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करता है वहाँ पर, तो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। अगर हम इंडिया में रेगुलेशन की बात करें तो इंडिया में 1985 तक ये लीगली बेचा जाता था, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट थे, एक्साइज डिपार्टमेंट थे सेंटर के, वहाँ के स्टेट के, वहाँ के थ्रू या मैरिजुआना को या फिर कैनबी प्लांट को जो भी है उनको इसको सेल किया जाता था। लेकिन 1985 में या इसके बाद एक एक्ट आया, द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको एक्टिव सब्सटेंसेज एक्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट में बताया गया, इसमें बताया गया कि सेंट्रल लेवल पे जो भी कमर्शियल होता था, मतलब कि सेंट्रल लेवल पे या फिर कमर्शियल कल्टीवेशन होता है कैनबिस का, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे पोजीशन हो, सेल्स परचेज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी भी तरीके का काम अगर कैनबिस से रिलेटेड हो रहा है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। मतलब पूरी तरीके से इसको बंद कर दिएगा। आप इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप इसको उगा नहीं सकते, आप इसको रख नहीं सकते, आप इसको बेच नहीं कर सकते, आप इसको खरीद नहीं सकते, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके की एक्टिविटी अगर वो मैरिजुआना से रिलेटेड है वो इलीगल पाया जाएगा। इसको कई बार अमेंड किया गया है, 1988 में, 2001 में, 2014 में। इस एक्ट को, कौन सा एक्ट को, द नारकोटिक ड्रग एंड साइको एक्टिव सब्सटेंस एक्ट को कई बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंड किया गया है। लेकिन साथ ही में जो CBD ऑयल होते हैं, CBD ऑयल वो कैनबिस से जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाते हैं, उसको लाइसेंस के अंडर में, ड्रग लाइसेंस के अंदर में, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में इसको लीगली सोल्ड किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरीके की मेडिकल यूज़ में आता है, इसी की वजह से इसको लीगल रखा गया है। सिमिलरली भांग, गांजा, चरस, इनको भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, यहाँ पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, लेकिन ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंडर में इसको भी लीगल किया गया है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला टू बी ऑर्गेनाइज अक्रॉस 200 लोकेशन अक्रॉस इंडिया ऑन जून 13। मतलब जून 13 को ये नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये आपके GS पेपर 3 का एक हिस्सा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला अब हर महीने ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। पहले इसका जो इंटेंसिटी था या फ्रीक्वेंसी था कम था, अब इसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर हर महीने इसको कर दिया गया। जैसे इस महीने में 13 तारीख को लॉन्च किया गया था या फिर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसी तरीके से हर महीने में किसी डेट को ये ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर हम बेनिफिट की बात करें तो किसी को भी अप्रेंटिसशिप लेनी है तो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 5th से लेकर 12th पास सर्टिफिकेट जिसके पास हो, साथ ही में किसी भी तरीके का स्किल हो। स्किल मतलब मान लीजिए किसी ने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट है, किसी भी तरीके का कंप्यूटर सीखा है, ब्यूटिशियन कोर्स किया है, किसी भी तरीके का स्किल हो, सर्टिफिकेट हो उसके पास, दे कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप एक्चुअली होता क्या है, एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। मान लीजिए कोई एक छोटी सी कंपनी है, कुछ प्रोड्यूस कर रही है, मान लीजिए पेन प्रोड्यूस कर रही है। अब इसको कुछ लोग चाहिए, 10 लोग चाहिए, ये वर्कर इनके पास है काम करने के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत लोगों के पास स्किल ही नहीं रहता है काम करने के लिए, लेकिन हाँ इनके पास सर्टिफिकेट है कि हाँ हम ये कुछ थोड़ा सा काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इनको ये कंपनी क्या करेगी, मान लीजिए कंपनी ये है तो कुछ लोगों को ये अपने अंडर में ट्रेनिंग कराएगी। ट्रेनिंग कराने में कुछ पैसा देती है, साथ में गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट करती है, और ये जो लोग होते हैं ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर जाके काम सीखते हैं और अच्छा लगा कंपनी तो कई बार कंपनी उनको परमानेंट हायर कर लेते हैं, नहीं तो उनको अप्रेंटिसशिप या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद सर्टिफिकेट दे के कह देती हैं आप अपना जॉब ढूंढ सकते हैं। अब जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करेगा, जिसके पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहेगा, उसके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगा। स्किल डेवलप होने का हेल्प ये रहेगा तो वो कहीं पर भी जाके अप्लाई करेंगे तो उनको काम आता रहेगा। अब किसी को काम आता रहेगा तो एम्प्लॉयज़ को काम देने में प्रॉब्लम नहीं होती है। एम्प्लॉयज़ को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो किसी को हायर करके पैसे दे और सिखाए, ये थोड़ी अजीब बात हो जाती है, इसीलिए जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। लेकिन अप्रेंटिस करने के बाद ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो भी जॉब लेने जाएंगे इस अप्रेंटिस के बाद दे विल हैव अ सर्टेन सेट ऑफ स्किल, उनके पास स्किल रहेगा काम करने के लिए, ठीक है। अब ये जो इस बार का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है या मेरा लॉन्च किया गया है,
तो 200 से ज़्यादा लोकेशन पे ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। मेला मतलब कि कंपनीज के लोग बैठे होंगे, स्टूडेंट जाकर इंटरव्यू देंगे और वहाँ पर वो हायर हो जाएंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद दे विल गेट अ सर्टिफिकेट। 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ इनरोल होंगी यहाँ पर, 1000 से ज़्यादा कंपनियाँ रहेंगी आपको हायर करने के लिए। 36 से ज़्यादा सेक्टर्स होंगे। सेक्टर्स क्या होते हैं? आईटी सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो 36 प्लस सेक्टर्स होंगे। और ट्रेड्स 500 प्लस ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या होते हैं? स्पेशलाइजेशन। मान लीजिए आपने कारपेंट्री सीखा है, आपने ड्राइविंग सीखा है, तो ये आपके एक ट्रेड्स हो गए हैं, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपको नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, ये डिपार्टमेंट है, यहाँ के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। अब हम बात करें हाइलाइट्स की, तो यहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा, ये 4000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि 30 से ज़्यादा सेक्टर में ऑपरेट करेंगी और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। और ट्रेड की बात हमने कर ही लिया, जैसे कि वेल्डर है, इलेक्ट्रीशियन है, हाउसकीपर है, ब्यूटिशियन है, मैकेनिक है, तमाम तरीके के ट्रेड्स हैं। तो 500 से ज़्यादा ट्रेड्स होंगे जो कि यहाँ पर एंगेज होने वाले हैं, लोगों को अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाने वाले हैं। ये हमारा आज का न्यूज़ था। ये अगला न्यूज़ की हम बात करें तो हाईवे ब्लॉक रेल ट्रैफिक डिसरप्टेड, मतलब ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? अग्निपथ स्कीम के लिए। अग्निपथ स्कीम क्या है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रिसेंटली हम सभी जानते हैं, ये बहुत न्यूज़ में रहा है, बहुत चर्चा का विषय रहा है। हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है। अग्निपथ स्कीम है क्या? जो भी कैंडिडेट्स आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका एज 17 से लेके 23 तक हो। पहले इसका एज था 17 से 21 साल तक, लेकिन अभी आज या कल में इसका एज बढ़ा दिया गया है, 23 ईयर्स कर दिया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट में, उनको कुछ लग रहा था कि ये प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि इसको वापस लिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने सोल्यूशन दिया कि चलिए ठीक है, हम इसका एज बढ़ा देते हैं 17 to 21। तो अब यहाँ पर मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अग्निपथ स्कीम के अंडर में क्या होगा, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं, इस एज में आते हैं, वो आर्मी, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों डिपार्टमेंट होते हैं। डिफेंस सिस्टम होता है इंडिया का, इन तीनों डिफेंस सिस्टम में कहीं भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होगा, जो भी मेथड्स हैं, अभी मेथड्स बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। एक प्रॉपर मेरिट के बेसिस में उनको लिया जाएगा। उसके बाद उनको प्रॉपर 4 साल तक उनको काम कराया जाएगा, मतलब वो 4 साल के लिए इंडियन डिफेंस सिस्टम में रहेंगे और उनको प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। सैलरी के बाद उनके रिटायरमेंट पे या फिर 4 साल बाद जो उनको जॉब से जा रहे हैं तो उनको एक अच्छा लमसम अमाउंट मिलेगा, जिसका यूज़ करके वो अपना बिज़नेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, एज लिमिट जो है एप्लीकेंट का वो 17 से 21 साल तक होना चाहिए, लेकिन अभी एज 21 साल को बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दिया गया है, ठीक है। और जो सर्विस होगा वो 4 साल के लिए सर्विस होगा कैंडिडेट का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आने वाला है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो उसी तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए दौड़ कराया जाता था, रनिंग कराया जाता था, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। तो जो स्क्रीनिंग होनी है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, किसी भी तरीके की धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं होने वाली। पैकेज की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.76 लाख है फर्स्ट ईयर में, और फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर में उनका पैकेज 6.92 लाख पर एनम हो जाएगा। तो ये सैलरी प्रोवाइड की जा रही है ऐसे कैंडिडेट्स को जो अग्निपथ स्कीम के अंदर में ज्वाइन कर रहे हैं, और ऐसे कैंडिडेट को अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। इनका नाम जो दिया गया है, जो टर्म दिया गया है, इनको अग्निवीर दिया गया है। अलावेंसेज में इनको राशन, ड्रेस, ट्रैवल, ये सब सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे अलावेंसेज इनको प्रोवाइड की जाएंगी। और इनको जो सेवा निधि भी मिलेगी, 30% ऑफ मंथली एनरोलमेंट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल, यानी कि लास्ट में जो रिटायरमेंट में जैसे यहाँ पर कॉर्पस अमाउंट मिल रहा है 11.71 लाख का, 4 साल के बाद इनका सर्विस ख़त्म होगा और इनको 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, जो कि इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, मतलब इस पर कोई इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो फाइनेंशियल पैकेज थे इनके, ये स्कीम क्या था उसके बारे में ये डिटेलिंग थी। अब हम बात करें डेथ कॉम्पनसेशन, तो इन केस 4 साल के सर्विस में किसी भी कैंडिडेट का डेथ हो जाता है तो उसको 48 लाख रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का कैडेट कहना ज़्यादा सही रहेगा। और एडिशनल ग्रेशिया मिलेगा 44 लाख का सर्विस रिलेटेड। तो ये और सेवा निधि जो कॉम्पोनेंट वो मिल रहा था 11 लाख का, वो भी उनको साथ में मिलेगा। तो ये सब चीज़ें उनको मिलेगी। और इन केस विद कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए पैर हाथ में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से उनको पैसे मिलने वाले हैं। 44 लाख 25 15, जैसे मान लीजिए 100% डिसेबल हो गया कोई कैंडिडेट तो उनको 44 लाख रुपीज़ मिलेंगे। कोई कैंडिडेट 75% डिसेबल है उनको 25 लाख मिलेंगे। कोई कैंडिडेट 50% डिसेबल है तो उसको 15 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो ये सारे कॉम्पनसेशन हो गए जो एक अग्निवीर को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
असेसमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये सब देख चुके हैं, अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं देखेंगे। लेकिन जो करंट का सिचुएशन है हम जानते हैं करंटली क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो नॉर्मल जो स्क्रीनिंग मेथड था, जो नॉर्मल जो हायरिंग होता था डिफेंस में, वो धीमे धीमे करके ये ख़त्म हो जाएगी। और लोगों को प्रॉब्लम ये है कि 4 साल बाद, जैसे 17 ईयर्स से 21 ईयर्स तक वो जॉब कर लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट अपना पॉइंट रख रही है और जो पब्लिक है वो अपना पॉइंट रख रही है। अभी ये डिबेटेबल टॉपिक है, अभी ऐसा नहीं है कि ये एकदम फाइनल हो गया, अभी इस पे मुद्दा है, ये लंबा चलेगा। तो हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना था, जो कि मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बच रही है कि 25% जो भी हायर होंगे, जो हायरिंग नंबर्स है वो 45,000, लगभग 45,000 से 50,000 कैडेट्स हर साल यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे, और उनमें से 25% को परमानेंट रख लिया जाएगा, परमानेंट कमीशन के अंदर, मतलब कि वो परमानेंटली आर्मी में जॉब करेंगे, राइट। हमारा अगला टॉपिक है वेब 5.0। तो ट्विटर के एक्स CEO ऐसा टेक्नोलॉजी वेब 5.0 डेवलप कर रहे हैं। अब ये वेब 5.0 क्या है, इसका एम क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो इसका एम है एक एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज वेब क्रिएट करने का, जहाँ पर आप अपने डेटा को कंट्रोल कर सकेंगे। अब यहाँ मैंने थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर दिया गया, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, आगे मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये जो वेब 5.0 है, ये वेब 2.0 प्लस वेब 3.0 को मिला के बनाया जा रहा है। सो इट्स नथिंग न्यू, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वेब 2.0 एंड वेब 3.0 एंड दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वेब 5.0 ऑफ वेब 5.0। अब ये बिटकॉइन बिजनेस यूनिट है, जो कि डॉर्सेस का एक बिटकॉइन यूनिट है, वहाँ पर ये डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। अब हमको वेब 5.0 समझने के लिए वेब का जो वर्जन्स है 1.0, 2.0, 3.0 ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम वेब 5.0 समझ जाएंगे, या ईजिली हमको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा ब्रीफ आउट कर लेते हैं ये था क्या। तो वेब 1.0 1996 से लेकर 2004 तक रहा। उसके बाद वेब 2.0 2004 से 16 तक, वेब 3.0 पे भी काम चल रहा है, 2016 से लेकर अभी काम चल रहा है इस पर। तो वेब 1.0 में क्या था, सिर्फ रीड था, मतलब इंटरनेट पे आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए आप कुछ ब्राउज़ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वो उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते थे, उस इन्फॉर्मेशन में कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन वेब 2.0 जब आया तो इसमें आप डेटा बना सकते थे। मान लीजिए फेसबुक आया, यूट्यूब आया, तमाम चीज़ें आए, तो आप अपने डेटा को इनपुट दे सकते थे। यहाँ पर आप पढ़ने के साथ साथ भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते थे यहाँ पर मटेरियल्स का, ठीक है। तो ये चेंज आया वेब 2.0 में, मतलब कि रीड और राइट दोनों हो गए यहाँ पर। आगे जब वेब 3.0 में जो अभी डिसेंट्रलाइज नेटवर्क हो रहा है, अभी इस पे काम चल ही रहा है, क्रिप्टो करेंसी हो गया, डिजिटल करेंसी हो गया, बिटकॉइंस हो गए, तो यहाँ पर जो ओनरशिप था, देखिए यहाँ पर जो ओनरशिप था अभी क्या था, कुछ लोगों के पास था। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये जब चाहे तब सेंसर कर सकते हैं, जब चाहे तब आपके कंटेंट को हटा सकते हैं। तो ओनरशिप एक तरीके से आपके डेटा के पास, उनके पास था आपके डेटा का ओनरशिप। लेकिन वेब 3.0 में क्या हो रहा है, जो ओनरशिप होगा वो आपके पास रहेगा, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ का मोनोपोली यहाँ पर नहीं चलेगा। तो ये वेब 3.0 है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर वेब 5.0 बनाया जा रहा है। अब बीच में वेब 4.0 भी आता है। तो वेब 4.0 क्या है, ये मोबाइल इंटरनेट एक तरीके से है, जिसमें सिमेंटिक तरीके से काम करेगा। सिमेंटिक तरीका क्या होता है, सिमेंटिक में सिम्बियोटिक तरीके से। सिम्बियोटिक तरीका क्या होता है, मतलब कि आपके दिमाग से ही कंट्रोल होता है इंटरफेस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस इंटरफेस हम बनाने वाले हैं। अभी आप देखते हैं वॉइस कंट्रोल इंटरफेस बन गया है, आप कुछ बोल रहे हैं तो गूगल सर्च कर देता है आपके लिए, आप कुछ टाइप करके सर्च करते हैं तो गूगल आपके लिए, या फिर कोई भी जो सर्फिंग डिवाइस है वो सर्च करके दे देता है। लेकिन आगे सिम्बियोटिक इंटरफेसेस बनने वाले हैं, जो कि आपके माइंड को रीड करके ही आपके सामने रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगे। वो वेब 5.0 का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। आगे वेब 5.0 में इनको और एडवांस किया जाएगा। फिर आपके फीलिंग्स को, आप क्या सोच रहे हैं, इवन उसको पकड़ के उसके हिसाब से आपको चीज़ें सामने बताई जाएंगी, और उसी हिसाब से आप भी डेटा वहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप भी वहाँ पर कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। तो ये वेब 5.0 का जो भी है आगे काम होने वाला है। तो यहाँ पर ये मैं बता दिया हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से यहाँ की मैंने बताया वेब 5.0 क्या है, इंटेलिजेंट एंड इमोशनल सिम्बियोटिक वेब, ठीक है। तो आपके नीड्स क्या हैं, आपके हैबिट्स के बेसिस पे आपको नीड्स को प्रेडिक्ट कर लेगा। मान लीजिए आप नेट खोलते हैं, रोज़ सुबह मेडिटेशन के लिए म्यूज़िक खोजते हैं, तो आपको रोज़ जब आपका हैबिट वो देख लेगा, जो इंटरनेट है या जो यूट्यूब है, मतलब जो भी उस समय का वो टेक्नोलॉजी रहेगा, तो आपको खुद रेकमेंड करेगा। जैसे आप देखते हैं ना यूट्यूब में रिकमेंडेशन, आपने अगर आप कोई आज एजुकेशनल वीडियो देख लिया, तो हो सकता है आप अगले वीडियो में आपको रेकमेंड करें कि यू शुड वॉच दिस वीडियो। तो उसी तरीके से इमोशन को भी वो कैप्चर करके आपको चीज़ों को प्रेजेंट करेगा वेब 5.0, ठीक है। अभी हमारे इमोशन को नहीं कैप्चर कर रहा, अभी सिर्फ हमारे हैबिट को, जो सर्चिंग हैबिट है उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आगे चलकर इमोशन पे भी हमें मिलने वाले हैं रिजल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ IASST साइंटिस्ट डेवलप
अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि एक ऐसा फिल्म डेवलप किया गया है, इनोवेट किया गया साइंटिस्ट के थ्रू, जो कि बहुत ही पतला है और पैकेजिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा थर्मल, मैकेनिकल और पीएच स्टेबिलिटी, ये बहुत ही ड्यूरेबल है और इसको बहुत सारे पैकेजिंग में जो बायोमेडिकल फूड्स हैं या फिर फूड हैं, बायोमेडिकल कंपोनेंट्स से चीज़ें हैं, उनको पैकेजिंग में काम में आ सकता है। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, ये हालांकि ये फिल्म वो नहीं है, बट यार दैट फिल्म कैन बी यूज इन सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर टाइप ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, इसमें बोविन सेरम एल्बुमिन और लाइसोजाइम का नाम का प्रोटीन है। इस प्रोटीन का यूज़ करके बनाया गया है और जो टेक्निक यूज़ किया गया है वो लैंगम्यूर ब्लॉडेक टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिसके हेल्प से फिल्म के थिकनेस को नैनोमीटर तक लाया जा सकता है। मतलब कि जो फिल्म का थिकनेस है बहुत ही पतला किया जाता है। इससे क्या होगा, कम सामान में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ये बन जाएगा और पैकेजिंग में हेल्प करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। और बेनिफिट्स की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा थिनर है कंपेयर करें दूसरे प्रोटीन या फिर प्लास्टिक फिल्म से। ऑब्वियस सी बात है, अगर नैनोमीटर तक थिकनेस लाया जा रहा है तो ये बाकी सब जो फिल्म्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उससे ये पतला ही होगा। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और थिन है और इतना एडवांटेज है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बाकी सब फिल्म से या बाकी सब जो भी करंट में चल रहे हैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना ये फ्लेक्सिबल है, तो इसको हर तरीके के मटेरियल को पैकेजिंग करने के लिए आसानी होगी। So this was all about today's weekly news analysis. I hope you understood all the topics and concept. Thank you for watching the video, and at the end again I would like to insist you, please like, share and subscribe Bo Thakur IAS Academy YouTube channel, ताकि आपको ऐसे ही important videos के update हमेशा मिलते रहें। Thank you once again. See you next video. Till then, goodbye.